आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो समझेंगे कि जो हमारा RDBMS है, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या जो मैंने आपको रिलेशनल मॉडल बताया था जो कि क्रिएट किया गया था पहले, ठीक है, एडगर की तरफ से, वो किस तरह का दिखता है या उस मॉडल में क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से उसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है डेटाबेस का, आज हम ये समझने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम एसक्यूएल की जो कमांड्स की टाइप्स हैं वो भी आज समझेंगे। तो रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करते हैं कि एक रिलेशनल मॉडल दिखता कैसा है और उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। देखो, ऐसी जगह जहाँ डेटा स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। क्या कहते हैं? डेटाबेस। ठीक है। अब डेटाबेस आप सबसे पहले क्रिएट करते हो, ठीक है, आप सबसे पहले क्या क्रिएट करते हो? एक काम करते हैं हम लोग, जो है ना, कोई टूल खोल लेते हैं जिस पर आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले आप क्रिएट करते हो एक डेटाबेस। क्या क्रिएट करते हो? एक डेटाबेस। ये तो भाई आप पे फर्ज है कि आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है। डेटाबेस के बाद आपके पास जो चीज आती है, इसके अंदर जो सब ब्रांचेस इसकी निकलती हैं वो होते हैं टेबल्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? टेबल्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेबल्स। आप एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अब इसकी मिसाल कैसी है? अगर मैं एक्सेल खोलता हूं तो एक्सेल में हम वर्कबुक क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं। एक्सेल में भी तो डेटाबेस स्टोर किया जाता है, लेकिन एक्सेल को मैनेज करने के लिए मुझे किसी लैंग्वेज की या किसी प्रोग्रामिंग इंटरफेस की जरूरत जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, मैं डायरेक्टली टाइप करके और टूल्स की मदद से एक्सेल को मैनेज या एक्सेल के डेटा को मैनेज कर सकता हूँ। मुझे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं है। ठीक है। जैसे मैं एक्सेल में एक ब्लैंक वर्कबुक बनाता हूँ, आपके पास वर्कबुक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, यानी कि आप एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हो। अब मल्टीपल वर्कशीट्स क्यों क्रिएट करूंगा? फॉर एग्जांपल, मैं एक स्कूल के लिए जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं एक्सेल के अंदर एक वर्कबुक क्रिएट करूंगा स्कूल के नाम से। किस नाम से? स्कूल के नाम से। उसके अंदर एक शीट बनाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए, एक शीट बनाऊंगा टीचर्स के लिए, एक शीट बनाऊंगा प्रिंसिपल्स के लिए, एक शीट बनाऊंगा जेनिटोरियल स्टाफ के लिए। तो हम लोग अलग अलग शीट्स क्यों बनाते हैं? ताकि मैं हर डोमेन, यानी कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी का जो बंदा है उसका डेटा एक सेपरेटली शीट के अंदर स्टोर कर सकूं। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ही शीट बनाई है, ये रही एक ही शीट, पहली शीट है ना। अगर मुझे मल्टीपल शीट बनानी है तो मैं मल्टीपल शीट सेम वर्कबुक के अंदर क्रिएट कर सकता हूं, ताकि मैं सबका डेटा सेपरेटली और ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर सकूं। इसी तरह आपके पास जो डेटाबेस है वो बिल्कुल मिसाल है आपके पास वर्कबुक की। किसकी? वर्कबुक की, जिसके अंदर आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूं तो मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हो। कंपेयर करके बता रहा हूं, टेबल कोई शीट नहीं होती। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो एक डेटाबेस के अंदर मैं मल्टीपल टेबल्स जितने चाहूं क्रिएट कर सकता हूं, और अपना जो डेटा है वो मैं टेबल्स के अंदर ही स्टोर करूंगा। अब टेबल आपके पास कलेक्शन होता है रॉज एंड कॉलम्स का। किसका? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। ठीक है। आपके पास जो कॉलम्स होते हैं, लाइक वाइज हम एक्सेल के अंदर भी क्या बना रहे होते हैं सर? हम लोग एक टेबल ही तो क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे मैं आईडी लिखूं या नेम लिखूं, आपके पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जहां पर रॉज एंड कॉलम्स की मदद से डेटा को स्टोर कराया जा रहा हो यूजिंग सेल्स। ठीक है। सेल कब बनता है आपके पास? जब रॉ और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं तो एक सेल बनता है, ताकि आप हर डेटा को अलग अलग रख सको। जैसे आईडी को आईडी में रख सको, नेम को नेम में रख सको, मिक्सअप ना हो, इसलिए आपके पास ये छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं टेबल के अंदर। इसे हम टेबल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टेबल के अंदर आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। ठीक है। ये आपके पास बन गया एक टेबल। क्या बन गया? टेबल। ये आपके पास कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है इसमें? दो। और कितनी रॉज है? दो। दो रॉज हैं और दो कॉलम है। अच्छा, यहां पर मैंने कर दिया क्लास। अब बताओ कितने कॉलम्स है और कितनी रॉज है? दो रॉज है और तीन कॉलम्स है। लेकिन आपके पास आरडीबीएमएस यानी एसक्यूएल आरडीबीएमएस के मॉडल के हिसाब से जो रॉ होती है वो सिर्फ डेटा की गिनी जाती है। किसकी रॉ गिनी जाती है? सिर्फ डेटा की। मैं ये जो नाम है ना, ये जो हेडर्स होते हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम्स। और जो डेटा की रॉज होती हैं उन्हें हम रॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉज। तो एसक्यूएल मॉडल के हिसाब से कितने कॉलम्स और कितने रॉज हैं?
तीन कॉलम और एक रो है, तीन कॉलम है और एक रो है, ठीक है। अब एसक्यूएल मॉडल में आप कॉलम को हम लोग फील्ड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फील्ड्स और कॉलम भी कह सकते हैं, और रॉस को हम लोग डेटा रॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम डेटा भी कह सकते हैं। बात समझ आती है? ठीक है। तो आप किस तरह से एक रिलेशनल मॉडल में आप डेटाबेस क्रिएट करते हो? सबसे पहले आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनाते हो, टेबल्स के अंदर अपनी फील्ड्स डिफाइन करते हो और डेटा को पुट करते हो। ये बिल्कुल सिनेरियो ऐसा ही है जैसा मैंने एक्सेल में क्रिएट किया है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, बस हम इसको मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली टाइप किया, मैं ऐसे एसक्यूएल या रिलेशनल मॉडल्स में टाइप करके अपना डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता। मुझे जो है ना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की नीड है जिसके थ्रू मैं ये डेटा टाइप कर रहा हूँ या इस डेटाबेस को क्रिएट कर रहा हूँ। बात समझ आती है? ठीक है। जैसे हम एक्सेल में टेबल्स बनाते हैं, ऐसे ही हम एसक्यूएल के रिलेशनल मॉडल्स में भी टेबल्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपने कॉलम्स यानी फील्ड्स डिफाइन करते हैं। फील्ड्स क्यों जरूरी? ताकि पता रहे कि भाई कौन कौन सा डेटा आएगा और कितनी फील्ड्स बनेंगी। ठीक है। जैसे स्टूडेंट का आपके पास अगर टेबल बना रहे हो आप, तो स्टूडेंट के टेबल में क्या क्या होगा? स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, उसका नाम, उसके मैथ्स के मार्क्स, उसकी परसेंटेज, उसके ग्रेड्स एंड एक्स वाई जेड, बहुत कुछ। ठीक है। अगर आप फैकल्टी का ले लो, तो फैकल्टी जो है वो उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, इसका अलग टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ आ रहे हो? अच्छा, हम लोग एसक्यूएल मॉडल के अंदर टेबल को एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटिटी। तो कभी भी आपको कोई बोले ना एसक्यूएल से रिलेटेड कोई काम बोले और उसके अंदर वो एंटिटी का वर्ड यूज करे, तो आपने समझ जाना है वो बात कर रहा है टेबल की। किसकी? टेबल की। ठीक है। तो आपके पास एसक्यूएल यानी रिलेशनल मॉडल के अंदर भी एंटिटीज यानी टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है। बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना माई को, यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं मारिया डीबी, मैंने आपको बताया था मारिया डीबी को चलाने के लिए एक सर्वर की नीड होती है। किसकी नीड होती है? एक सर्वर की या माई के पैकेज की, जो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है। वो आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपके पास, हाँ, अच्छा, अब हमें ना MariaDB को चलाने के लिए एक पैकेज या एक सर्वर की नीड है। तो आपके पास मार्केट में बहुत सारी चीजें या बहुत सारे पैकेजेस मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे बंडल्स मौजूद हैं जो इस सर्विस को ऑफर करते हैं, और आप उसे फ्री में डाउनलोड करके अपने पास यूज कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि MariaDB ओपन सोर्स और फ्री है, इसलिए आप इसको कहीं से भी डाउनलोड और यूज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दूसरी चीज आती है कि मैं इसको डाउनलोड कहाँ से करूँ। आपके पास मार्केट में एक पैकेज है जिसका नाम है जैम्प। क्या नाम है? जैम, XAMPP। ठीक है। तो हम किस पैकेज का यूज करने वाले हैं? जैम पैकेज का। तो सर्च करते हैं सर ये जैम पैकेज हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और ये क्या है। जैम देखो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, बेसिकली एक तरह का टूल पैकेज है जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विस से मुराद है कि आप इस पैकेज को डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम में इजीली मारिया डीबी के थ्रू अपने लोकल सिस्टम के अंदर ही डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर टेबल बना सकते हो यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, पीएचपी की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, पर्ल की देता है आपको, एंड सो ऑन। अभी देखते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर जैम सर्च करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जैम इंस्टॉलर डाउनलोड आ जाएगा। अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो ये सोर्स फोर्ज नाम की वेबसाइट है, इससे कर लो, ये जल्दी हो जाएगा इससे। ठीक है। तो ये आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद एन इजी टू इंस्टॉल अपाची डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग माइस्क्यूएल पीएचपी एंड पर्ल। अब यहाँ पर ये आपको कुछ टर्म्स बता रहा है, जैसे अपाची। अब अपाची बेसिकली क्या है? अपाची एक तरह का लोकल सर्वर होता है। ठीक है। एक पैकेज है जो क्या करता है, आपके सिस्टम में जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो ना, देखो सर्वर बड़े महंगे होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है। सर्वर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब सर अगर सर्वर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या हम सर्वर साइड यानी कि बैकएंड की टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर सकते फिर, जब तक हम सर्वर ना खरीद लें? ऐसा ही है ना भाई, बैकएंड की टेक्नोलॉजीज तो किस पे रन होती हैं? सर्वर पर। अब सर्वर हमारे पास नहीं है, अब सर्वर कहाँ से लाए? तो मार्केट में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके लोकल सिस्टम को एक लोकल सर्वर बना देते हैं। क्या करते हैं? आपका जो अपना लोकल सिस्टम है, इसके अंदर एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देते हैं, जहां पर आप अपने जो बैकएंड लैंग्वेजेस हैं या जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं उनको इजीली रन करके उनका आउटपुट देख सकते हो। अदरवाइज अगर ये पैकेजेस ना होते तो फिर आपको जो ओरिजिनल सर्वर्स होते हैं बड़े एक्सपेंसिव, वो आपको खरीदने पड़ते और फिर अपने बैकएंड टेक्नोलॉजीज आप रन कर सकते थे। फ्रंट एंड रन करना बड़ा आसान है, फ्रंट एंड के लिए टूल्स है भाई, ब्राउजर वगैरह बड़ा लाइट वेट आता है, फ्री में आता है। लेकिन बैकएंड टेक्नोलॉजीज के लिए भी तो आपको सर्वर चाहिए।
तो सर्वर के लिए आपके पास एक पैकेज है जैम। इसके अंदर आपके पास एक सर्वर आता है जिसका नाम है अपाची। क्या है? अपाची क्या करता है, आपकी लोकल मशीन को एज अ लोकल सर्वर ट्रीट करता है, और आपकी लोकल सर्वर के अंदर यानी लोकल मशीन में ही बैकएंड टेक्नोलॉजीज आप चला के रन कर सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारा खर्चा बच जाएगा। ठीक है। अब अपाची जो है ना किस किस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? माइस्क्यूल को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप माइस्क्यूल को सर्वर पे रन करके उसका आउटपुट और उसके अंदर जितनी भी कोडिंग है वो आप कर सकते हो। पीएचपी एंड पर्ल, पर्ल भी एक लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन इसका भी हमारे पास काम नहीं है। तो हम जो है माइस्क्यूल पीएचपी पढ़ेंगे, और दोनों को ही रन होने के लिए एक सर्वर की नीड है। सर्वर तो हम खरीद नहीं सकते, तो हमने किसको डाउनलोड कर लिया? जैम को। जो क्या करेगा, मेरे लोकल सिस्टम में ही, मेरे लोकल पीसी में एक लोकल होस्ट नाम का एक लोकल सर्वर क्रिएट करेगा, जिसपे मैं अपनी बैकएंड टेक्नोलॉजीज का कोड रन करके उसका आउटपुट देख सकता हूँ। ठीक है, तो यही करने वाले हैं आज, तो इसको डाउनलोड करते हैं जल्दी से। तो आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी इशू करता है, जैसे आपका अगर डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, जैसे देखते हैं अभी मेरे पास होती है नहीं होती है। मेरी मेरी डाउनलोड स्टार्ट हो गई, अगर आपकी डाउनलोड स्टार्ट नहीं हो रही, आपने बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर लिया बहुत ज्यादा, तो इसका एक रिजॉल्व तरीका ये है कि आप एक दफा अपना पीसी रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, उससे सही हो जाता है। या फिर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होती है तो ये नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब तक डाउनलोड हो रहा है, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकता है। इसके बगैर आप माइस्क्वेल और पीएचपी को रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें सर्वर की नीड है, और सर्वर हमारे सिस्टम में पहले से नहीं आता। ऐसा है। अच्छा, तो मेरे पास जो है ना पहले से ये डाउनलोडेड है, आप जब डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, जब ये आपकी डाउनलोड पूरी हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप आएगा, ये रहा। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, इसको आपने डबल क्लिक करके रन कर लेना है। ठीक है, आपसे परमिशन वगैरह मांगेगा, आपने यस कर देना है इसको। उसके बाद आपका ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके कर देना आपने, इस पे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। एंड देखो अब यहाँ पर ना मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड होगा, तो अगर मैं नेक्स्ट करूंगा ना तो ये कहेगा कि द सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, बस आपने एक दफा और नेक्स्ट करोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। और तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, वरना फिर मैं अगर इसको अनस्टॉल कर दूंगा ना तो पहले से जिसने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए या डेटाबेसेस बनाए हुए वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको डिलीट करना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास ना सी फोल्डर, जो आपकी सी ड्राइव है उसके अंदर एक जैम नाम का फोल्डर बन जाएगा। किस नाम का? जैम नाम का। ठीक है, अब इसका एक कंट्रोल पैनल होता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आपने स्टार्ट पे और यहाँ लिखोगे आप जैम, तो ये देखो जैम कंट्रोल पैनल आ रहा है। ठीक है, ये आपने ओपन कर लेना। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैम कंट्रोल पैनल का। यहाँ पर देखो इसमें मॉड्यूल कौन कौन से, अपाची, यानी कि आप अगर चाहते हो कि आपकी लोकल सिस्टम के अंदर एक लोकल सर्वर बन जाए, क्या बन जाए? एक लोकल सर्वर ऑन हो जाए, तो हम अपाची की सर्विस को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। माइस्क्यूल को यूज करना चाहते हो तो माइस्क्यूल की सर्विस को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। फिर फाइल जिला एक मॉड्यूल आता है, मर्करी एक लैंग्वेज है, टॉम कैट एक लैंग्वेज है, इन सबको स्टार्ट करने के लिए यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। लेकिन हमारा जो वास्ता है वो किससे? अपाची और माइस्क्यूल से, तो हम इन दोनों को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जो है ना माइस्क्यूल यूज कर रहे हैं ना हम, तो माइस्क्यूल को हमने स्टार्ट कर लिया। क्या कर लिया? माइस्क्यूल को स्टार्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया, आपके पास अगर ग्रीन आ रहा है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई एरर वगैरह आ रहा है इसका मतलब आपकी जैम की फाइल करप्ट हो चुकी है, आपको कोई ना कोई इशू होगा। अगर रिजॉल्व होता है तो ठीक, वरना दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है आपको जैम। ठीक है, तो ये इश्यूज वगैरह बहुत आते हैं। उसके बाद जैम स्टार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ शेल लिखा हुआ है, देख रहे हो? दिख रहा है? ठीक है, यहाँ शेल में आ जाना है। अब मैंने आपको बताया कि आपके पास माई एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो और अपना डेटा स्टोर और मैनेज कर सकते हो। पहली क्लास में बताया था। अब माइस्क्यूल जो सॉफ्टवेयर है ना, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? इस पे यूजर नेम और पासवर्ड लगा हुआ आता है। क्या लगा हुआ आता है? यूजर नेम और पासवर्ड। सबसे पहले हमें माइस्क्यूल को लॉग इन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लॉग इन। अब माई सीक्वल लॉग इन देख लो भाई। माइस्क्यूल के अंदर लॉग इन या मारिया डीबी के अंदर लॉग इन कैसे करते हैं, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? मारिया डीबी लॉग इन क्रेडेंशियल्स देख लो। मारिया डीबी का जो यूजर नेम होता है वो होता है आपके पास रूट बाय डिफॉल्ट। क्या होता है? रूट बाय डिफॉल्ट। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, आगे चल के सिखाऊंगा कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इस पे कैसे लगा सकते हो। ठीक है, और जो इसका पासवर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इस पे कोई पासवर्ड
बाय डिफॉल्ट नहीं आता, आप लगा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं आता। यूजर नेम क्या होता है इसका? रूट, जैसे हम आईडी लॉगिन करते हैं ना, इसी तरह इसमें भी हमें लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है। तो MariaDB को एक्टिव करने के लिए उसका यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए आपको। अगर आपने कुछ और लगाया हुआ है तो, और अगर आप भूल गए तो फॉरगेट वगैरह हो जाता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन करना है। अब लॉगिन की कमांड देख लो भाई, सर लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन कमांड इसकी आप लिखोगे माई सीक्वल। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? माई सीक्वल। फिर लिखोगे आप माइनस यू, नहीं डैश यू। क्या लिखोगे? डैश यू से आप मुराद यूजर नेम बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यूजर नेम। अब आपने जैसे डैश यू लिखा, डैश यू के फौरन बाद आपने यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम क्या है? रूट। क्या है? रूट। ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है डैश पी। क्या लिखना है? डैश पी। अब कुछ पासवर्ड है। डैश पी का मतलब है पासवर्ड। पासवर्ड कुछ नहीं है तो इसके आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये आपके पास लॉग इन करने की कमांड है MariaDB के अंदर, है ना? ठीक है, ये आपने लाजमी लिखनी है। आओ MariaDB शेल पे चलते हैं और यहाँ पर सर लॉग इन करते हैं। माई स्क्वेल डैश यू रूट डैश पी। ये स्पेस आपने देना है। ठीक है, जहां जहां स्पेस दिया है और जहां नहीं दिया वहां नहीं देना, है ना? यहाँ पर एंटर किया, पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड कुछ है? नहीं है, तो ऐसे ही एंटर कर दोगे। देखो MariaDB लिखा हुआ आ गया। MariaDB एक्टिव हो गया। इसका मतलब है हमने लॉग इन MariaDB में कर लिया है सर। ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है सर कमांड्स की। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एसक्यूएल क्या एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जिसको जो ना एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं, जिन्हें हम कमांड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड्स। के भाई आप एसक्यूएल को कोई कमांड देते हो और एसक्यूएल आपका काम आपको करके देता है, जैसे हम क्वेरी भी कहते हैं और कमांड भी कहते हैं। अब आपके पास ना जो एसक्यूएल कमांड्स हैं वो आपके पास डिवाइडेड है चार मेन कैटेगरीज के अंदर। ये पांचवी भी कह सकते हो, लेकिन ये इसी में आप काउंट कर सकते हो पांच कैटेगरीज में। कितने? पांच कैटेगरीज में। सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं डीडीएल कमांड्स। क्या आ जाती हैं? डीडीएल कमांड, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले जो आपके पास टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं, सबसे पहले आती है आपके पास डीडीएल, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। अब ये जो टाइप की कमांड्स होती हैं, ये किस लिए काम आती है सर? ये आपके पास काम आती है, नंबर वन, आपका जितना भी स्ट्रक्चर है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। किसको मैनिपुलेट करने के लिए? स्ट्रक्चर को। किसके? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। किसको? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। अच्छा, मैनिपुलेट करने का क्या मतलब है भाई? डेटाबेस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है पहले ये पता होना चाहिए, मैनिपुलेशन तो बाद में करेंगे। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आपके पास, यहाँ लिख देता हूं मैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं आपके पास। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में डेटाबेस खुद आता है। डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस आता है, उसके बाद टेबल। क्या आता है? टेबल। फिर उसके बाद आते हैं आपके कॉलम्स यानी फील्ड्स। क्या आती हैं? कॉलम्स यानी फील्ड्स। डन है? तो आपके पास स्ट्रक्चर में कितनी चीजें आती हैं? डेटाबेस, टेबल्स, कॉलम्स। ठीक है। वैसे ये नहीं आती है, बता देता हूँ पूरी, क्योंकि तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैंने इतना ही बताया तुम लोगों को। फील्ड्स के अलावा आपके पास इंडेक्सेस आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोसीजर्स आ जाते हैं इसके अंदर। ये सारी चीजें तुम लोगों को नहीं पता, इसलिए बताने नहीं चाह रहा था, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि ये मत समझना कि खाली स्ट्रक्चर में यही तीन चीजें आती हैं। और भी चीजें, ये सब चीजें आगे चल के हम पढ़ेंगे। इंडेक्सेस, व्यूज, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें। इंडेक्सेस में भी बहुत कुछ होता है। ठीक है। व्यूज आ जाते हैं आपके पास, प्रोसीजर्स आ जाते हैं। ये सारे आपके पास किस में आते हैं? डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आते हैं। अगर आपको डेटाबेस के स्ट्रक्चर में इनमें से किसी भी चीज को क्रिएट करना है तो हम डीडीएल कमांड्स का यूज करते हैं। किसका? भाई इनमें से किसी चीज को भी एडिट करना है तो डीडीएल कमांड्स का यूज करेंगे। इनमें से किसी चीज को भी डिलीट करना है तो, भाई जैसे मुझे डेटाबेस बनाना है तो मैं डीडीएल कमांड का यूज करूंगा। डेटाबेस को डिलीट करना है तो कौन सी टाइप का कमांड का यूज करूंगा? डीडीएल। डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, अभी पढ़िए। ठीक है, कौन कौन सी होती है ये देखो। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। ठीक है। तो ये आपके पास काम आती है। जितना भी स्ट्रक्चर होता है ना, जो मैंने चीजें लिखी हैं, ये सारी चीजें, इनको चाहे आपको बनाना हो, इनको चाहे देखना हो, चाहे इनको जो है वो डिलीट करना हो, एडिट करना हो, अपडेट करना हो, इनमें चेंजेस करनी हो, तो सब चीजों के लिए डीडीएल कमांड्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डीडीएल कमांड्स का। तो ये सारी चीजें बेसिकली स्ट्रक्चर में आती है। अब डेटाबेस बनाना है,
अब यहाँ पर आपको एक कमांड दी हुई क्रिएट की, किसकी? क्रिएट का क्लॉज दिया हुआ है। अब इसी क्रिएट कमांड के थ्रू ही मैं डेटाबेस बना सकता हूँ और किसी कमांड के थ्रू नहीं बना सकता। और क्रिएट कमांड आती है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। डीडीएल कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने में काम आती हैं। ठीक है। उसके बाद आती है डीएमएल कमांड्स। कौन सी आती है? डीएमएल कमांड, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट आ जाता है। ठीक है। अब ये चार टाइप ऑफ कमांड की यूज होती है, ये आपके जो टेबल के डेटा रखा होता है अंदर उसको मैनिपुलेट करने के लिए काम आती है। क्या मैंने स्ट्रक्चर में डेटा को डिफाइन किया? नहीं किया। अगर डेटा को डिफाइन करना होता तो मैं तुम्हें बोलता कि रॉज भी किस में आती हैं? स्ट्रक्चर में आती हैं, जबकि रॉज स्ट्रक्चर में नहीं आती, क्योंकि रॉज में ही हम डेटा पुट कर रहे होंगे। किस में डेटा पुट कर रहे होंगे? रॉज में। अब अगर रॉज यानी कि डेटा को, किसको? डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, डेटा को एडिट करना है, डेटा को डिलीट करना है, डेटा को अपडेट करना है, इन सारी चीजों के लिए हम डीएमएल कमांड यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स का यूज करते हैं। ठीक है। डीडीएल कमांड्स किस लिए काम आती है? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए। और डीएमएल कमांड जो डेटाबेस के अंदर टेबल में डेटा रखा हुआ है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो स्ट्रक्चर और डेटा दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ कमांड है। फिर आपके पास आती है डीसीएल कमांड्स। ठीक है। डीसीएल कमांड होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये बेसिकली एक्सेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए काम आती है। कि भाई फॉर एग्जांपल आपके माइस्क्यूएल के अंदर यूजर बना हुआ है रूट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रूट। अब आपने चार पांच यूजर बना दिए, चार पांच लोगों के लिए आपने बांट दिया कि भाई ये वाला जो मेरा डेटाबेस है ये तला भी यूज कर सकता है, ये साथ भी यूज कर सकता है, लीजर भी यूज कर सकता है। ठीक है। अब मैंने तला को अलग से यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करके दिया है, उसका साथ को उसके नाम से जनरेट करके दिया, अलीजर को उसके नाम से जनरेट करके दिया है, लेकिन डेटाबेस एक ही है। कौन सा है? डेटाबेस एक ही है। अब एक्सेस के लिए दो सबको अलग अलग दिया है। अब मैं उस एक्सेस के अंदर भी ये चीज डिफाइन कर सकता हूं कि तलहा क्या क्या काम कर सकता है मेरे डेटाबेस के अंदर, अलीजर क्या क्या काम कर सकता है, साथ क्या क्या काम कर सकता है। अगर मैं चाहूं तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं कि भाई तला जो है वो टेबल क्रिएट नहीं कर सकता, या तला डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकता, या साथ डेटाबेस को डिलीट कर सकता है, तला नहीं कर सकता। तो ये कहलाती है परमिशन यानी अथॉरिटी, कि भाई आपने किसको कितनी अथॉरिटी दे रखी है। ठीक है। तो ये आपके पास पॉसिबल होता है किससे? डीसीएल कमांड से। किससे? डीसीएल कमांड से। अगर आपको कोई परमिशन या अथॉरिटी किसी को देनी है कि भाई ये चीजें डेटाबेस के अंदर ये बंदा ये यूजर कर सकता है, इसके अलावा ये चीजें नहीं कर सकता, तो आप उसे लिमिट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो रिवोक कमांड है, रिवोक होता है भाई गलती से किसी ने कोई चीज जो है ना आपके पास इंप्लीमेंट कर दी, उसे बैकवर्ड करना है। क्या करना है? अनडू करना है। क्या करना है? अंडू करना है, या अथॉरिटी के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है टीसीएल कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। इसके अंदर कमिट और रोल बैक और सेव पॉइंट होता है। लाइकवाइज ये गिटअप की तरह है थोड़ा सा ना इसका कॉन्सेप्ट, कि भाई फॉर एग्जांपल आपने जो ना कोई ऐसी कमांड चला दी जो आपको नहीं चलानी थी और गलती से उसका आउटपुट जनरेट हो गया, आपके डेटाबेस में कोई खराबी हो गई, या आपने गलती से कोई डेटा गलत जगह पर इंसर्ट कर दिया, कोई टेबल गलती से बना दिया, टेबल डिलीट हो गया, टेबल डिलीट हो गया, भाई डेटाबेस ही डिलीट हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है ना सेव कर सकते हो यूजिंग कमिट रोलबैक सेव पॉइंट, के अगर आपको पास में या फ्यूचर में जाना हो तो आप आराम से जा सकते हो, लाइक हम गिटअप में जाते थे ब्रांचेस के थ्रू। ठीक है। तो इस तरह से आप इसके थ्रू अपने डेटा को सेव रख सकते हो, ताकि अगर कोई चेंजेस हो भी जाए तो उन्हें अनडू या रीडू किया जा सके। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये आपके पास उनके लिए काम आती है। उसके बाद आती है डीक्यूएल कमांड, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली आपके पास इस कैटेगरी में भी आती है, डीएमएल कमांड्स में भी आती है, और डीक्यूएल अलग से भी बोलते हैं इसको, सेलेक्ट को। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो टेबल होता है ना उससे रिकॉर्ड को गेट करने के लिए यूज होती है। किस लिए? भाई एक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा रखा हुआ है, उसमें से आपको रिकॉर्ड चाहिए, सारा चाहिए, कुछ चाहिए, कोई कंडीशन के हिसाब से चाहिए, ये कमांड यूज होती है। और ये पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल कमांड है। अभी आपको पता चलेगा, ये लगेगी शुरू में छोटी, लेकिन इससे आप बहुत बड़े बड़े रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है। कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी हो वो कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो ये आपके पास पांच टाइप्स ऑफ कमांड है। डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज; डीएमएल कमांड्स, मैनिपुलेशन लैंग्वेज; डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज; और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो ये आपने जो ना याद कर लेनी है। ठीक है। क्योंकि हम इसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट और अपने वेब डेव जर्नी के अंदर यूज कर रहे होंगे। है ना? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जब भी तो डेटा पुट होगा, डेटाबेस क्रिएट होगा जब भी टेबल बनेगा, टेबल क्रिएट होगा जब भी कॉलम बनेगा, कॉलम क्रिएट होगा जब भी तो डेटा इंसर्ट होगा। तो सबसे पहले चीज क्या है?
डेटाबेस। सबसे पहले क्या बनना चाहिए? भाई डेटाबेस होगा, यानी कि अगर मैं एक्सेल से इसको कंपेयर करूं, वर्कबुक होगी तो वर्कशीट होगी, वर्कशीट होगी तो उसमें कॉलम होगा, और कॉलम होगा तो डेटा पुट करूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये फ्लो है। डेटाबेस, टेबल बनेगा, टेबल में कॉलम्स बनेंगे, फिर डेटा पुट होगा। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? डेटाबेस क्रिएट करना। अब डेटाबेस आता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर में। कैसे आता है? स्ट्रक्चर में। अब डेटाबेस को बनाना है, क्या करना है? बनाना है। अब यहां पर देखो, स्ट्रक्चर के लिए कौन सी कमांड्स है? डीडीएल कमांड्स। अब बनाने के लिए इसमें से कौन सा लग रहा है क्या यूज होगी? क्रिएट। सिंपल। इंग्लिश समझ आ रहा है सर? कोई भी चीज बनानी है स्ट्रक्चर के अंदर तो कौन सी कमांड यूज होगी? क्रिएट। आओ चेक करते हैं। अब आपने इसी शेल के अंदर जब MariaDB लॉगिन कर लिया ना, अब आप डेटाबेस बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, उसमें रिकॉर्ड पुट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर MariaDB के जो राउंड ब्रैकेट के अंदर नन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर ना डेटाबेस का नाम आना चाहिए। इसका मतलब है अभी कोई भी डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है। अच्छा सर, हो सकता है इसमें पहले से भी तो डेटाबेसेस बने हुए होंगे, पहले से भी तो डेटाबेस बने हुए होंगे, पहले जिसने बनाए होंगे वो भी तो सेव होंगे MySQL के अंदर। हम तो अपना बना सकते हैं, लेकिन पहले से भी तो किसी ने बनाया होगा। अगर हमें वो देखने हैं कि कौन कौन से डेटाबेसेस में पहले से बने हुए हैं MariaDB में, वो हम कैसे देखेंगे? अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ। अब आ गए हम लोग क्रिएशन पे। अगर आपको डेटाबेसेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस देखने हैं, क्या करना है? कि भाई कौन कौन से डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं या बने हुए हैं पहले से, तला पहले से बने हुए हैं, तो उसके लिए हम तला कौन सी कमांड यूज करेंगे? शो डेटाबेसेस। क्या करेंगे? शो डेटाबेस। और शेल के अंदर आपके पास टर्मिनेटर आप पे फर्ज है, टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, वरना अदरवाइज आप कंटिन्यू करते रहोगे, कभी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है। जो सेमी कॉलन है आपने लाजमी लगाना है। ठीक है। देखो कितना आसान है सर। मुझे अगर डेटाबेस देखना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? शो डेटाबेसेस। कोई इफ एल्स नहीं, कोई ऑपरेटर नहीं, कुछ नहीं, इंग्लिश लिखी है और आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है। एसक्यूएल ऐसी लैंग्वेज, ये आपके पास क्वेरी है, ये आपके पास कमांड है, ऐसे ही हम सारी कमांड्स लिख रहे होंगे। तो एसक्यूएल बहुत आसान है अगर आप सही से पढ़ लो तो। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं शो डेटा बेसिस। अच्छा, डेटा बेसिस ही लिखना, डेटा बेस लिखोगे तो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर टर्मिनेटर लगाया, एंटर किया, देखो कितने सारे डेटाबेसेस बने हुए पहले से नजर आ रहे हैं। एपटेक के नाम से बना हुआ है, असद अली के नाम से बना हुआ है, ऑथ ऐप, केरेंटल, क्लास वन, ये देखो कितने सारे डेटाबेसेस बने हुए। ये वो डेटाबेसेस है जो पहले से हमारे डीबी में क्रिएटेड है, आए होंगे, टीचर्स वगैरह ने क्रिएट किए होंगे, बच्चों वगैरह ने क्रिएट किए होंगे इसके अंदर। ठीक है। आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। अब सर, ये तो बने हुए हैं, लेकिन अगर मुझे अपना बनाना है, मुझे ये यूज नहीं करने, मुझे अपना बनाना है, मैं अपना कैसे बनाऊंगा? आओ देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन एसक्यूएल। याद रहे एसक्यूएल की बात कर रहा हूं, यानी कि जो भी आरडीबीएमएस हो उसके अंदर हमेशा डेटाबेस इसी कमांड से ही बनेगा, उसके अलावा कोई आसमान से कमांड नहीं उतरेगी। ठीक है। आप चाहे इसको एसक्यूएल सर्वर में चलाओ, ओरेकल में चलाओ, सब में डेटाबेस इसी से ही बनेगा। ठीक है। एसक्यूएल के अंदर आप डेटाबेस कैसे बनाते हो, उसके लिए आपके पास जो कमांड है उसका नाम है आपके पास क्रिएट डेटाबेस। क्या कमांड है? क्रिएट डेटाबेस। बनाओ एक डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का आप नाम रखते हो, क्या रखते हो? नाम। क्रिएट डेटाबेस, और जो डेटाबेस बनाना चाहते हो उसका नाम। बात समझ आती है? ठीक है। ये आपके पास डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड है। अब यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं हम यहाँ पर क्रिएट। क्या लिखा? अच्छा, एसक्यूएल के अंदर ना ये परेशानी नहीं कि आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, इसमें केस सेंसिटिविटी नहीं है। आप चाहे क्रिएट को कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्रिएट बनाओ भाई। क्या बनाओ सर? एक डेटाबेस बनाओ। मैं एसक्यूएल को कह रहा हूँ भाई एक डेटाबेस बनाओ, और उसका नाम आप क्या रख दो? क्या रखें? फर्स्ट जीबी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? फर्स्ट डीबी। ठीक है। फर्स्ट जीबी लिखा हमने, एंटर किया, क्या कह रहा है? क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। जब भी आपके पास लिखा हुआ है ना क्वेरी ओके, क्या लिखा हुआ है? क्वेरी ओके, तो आपने समझ जाना आपकी क्वेरी यानी कमांड सक्सेसफुली चल चुकी है, कोई एरर नहीं है इसमें। इसका मतलब डेटाबेस बन चुका है। ठीक है। अब अगर बन चुका है तो वो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस में शो होना चाहिए, और वो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हम कैसे देखते हैं? शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पर हमने लगाया शो डेटाबेसेस, और चेक करते हैं क्या मेरे पास मेरा यूज जो डीबी है वो बन के आ गया, फर्स्ट जीबी फर्स्ट जीबी। ये देखो, ये रहा, नजर आ गया। इसका मतलब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है।
यानी कि मैंने जो पहला पॉइंट था वो यहाँ पर पूरा कर लिया है। मेरा स्केली ड्रॉ किधर चला गया, मैंने बंद कर दिया क्या? देखो मैंने डेटाबेस बना लिया, अब बारी है किसकी? टेबल बनाने की। किसकी? टेबल बनाने की। लेकिन आज हम टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें दो तीन चीजें और हैं जो आपको पहले पढ़नी है, लाइक डेटा टाइप्स वगैरह, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। अच्छा, डेटाबेस तो बना लिया, लेकिन अब डेटाबेस को मुझे करना है यूज। क्या करना है? यूज। देखो आपको ना मारियाडीबी को बताना पड़ता है कि अब जो आप टेबल बनाने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, टेबल बनाने जा रहे हो, वो किस डेटाबेस में बनाओगे। तो उसके लिए आपको डेटाबेस यहाँ पर एक्टिव करना पड़ेगा। मारियाडीबी को पहले बताना पड़ेगा कि आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हो। हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं? फर्स्ट जीबी। अब आप डेटाबेस को यूज कैसे करोगे, यानी उसको एक्टिव कैसे करोगे, वो देख लेते हैं। हाउ टू यूज डेटाबेस और एक्टिव और डीप डेटाबेस। ठीक है। उसके लिए आपके पास कमांड होती है यूज की। किसकी? यूज की। आप बोलोगे एसक्यूएल को भाई यूज करो। किसको? फर्स्ट जीबी को। किसको? किसको? फर्स्ट जीबी को। तो एसक्यूएल क्या करेगा, अब एक्टिव कर देगा फर्स्ट जीबी को। अब आप जो भी चीजें कर रहे होगे वो डायरेक्टली किस में कर रहे होगे? फर्स्ट जीबी डेटाबेस के अंदर। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसको ही नहीं बताऊंगा तो आपके सामने कितने सारे डेटाबेसेस बने, वो कैसे समझेगा कि जो टेबल आप बनाने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के लिए टेबल बना रहा हूँ, तो वो मैं टेबल किस में बनाऊं? इतने सारे। तो पहले आपको डेटाबेस यूज करना है, यानी उसे एक्टिव करना है, फिर टेबल बनेगा। आज समझ आई? पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसे यूज करेंगे। क्रिएट करेंगे फिर उसे यूज करेंगे। अब देखते हैं सर कैसे यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए सिंपल आपने लिखना है यूज और जो डेटाबेस एक्टिव करना चाहते हो उसका नाम। यूज क्या लिखेंगे? फर्स्ट डीबी। एंटर किया। देखो यहाँ पर अब स्क्वायर ब्रैकेट में नन की जगह क्या आ गया? अब आपको पता चल रहा है कि आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हो, है ना? ठीक है। अब जो टेबल वगैरह ये जो भी कमांड चला रहा हूँ वो सब इसी डेटाबेसेस के अंदर, इस डेटाबेस फर्स्ट जीबी के अंदर चल रही होंगी, वो बाकियों को नहीं देखेगा। है ना? यहाँ तक बात सबको समझ आती है? अच्छा, क्या मैं कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस भी यूज कर सकता हूँ? जैसे मैं यहाँ पर जो है ना, ये वाला एपटेक डबल सी एच वाला एपटेक है, इसका डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ, जो बना हुआ है पहले से, उसे भी तो यूज किया जा सकता है सर। बिल्कुल। हमने अपना बना के यूज किया, पहले से किसी का बना हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे? यूज लिखेंगे और एपटेक लिख देंगे। है ना? ठीक है। जो भी डेटाबेस आप यूज करना चाहते हो, देखो आ गया। अच्छा, हमने देखा कि हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस कैसे देख सकते हैं। किसे? शो डेटाबेसेस। एक डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स बने हुए ये भी तो पता होना चाहिए सर। अब देखो, एपटेक मैंने नहीं बनाया था, अब फर्स्ट जीबी तो मैंने बनाया। अब मुझे पता है फर्स्ट जीबी के अंदर कोई टेबल मौजूद नहीं, क्योंकि मैंने बनाया नहीं। लेकिन ये एपटेक पहले से बना हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर किसी ने जो है ना आपके पास टेबल वगैरह भी क्रिएट किया होगा, या नहीं किया होगा तो नहीं शो होगा। अब यहाँ पर टेबल्स देखने के लिए, किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर टेबल्स देखने के लिए कौन कौन से बने हुए हैं, हमारे पास कमांड यूज होती है शो टेबल्स। जैसे शो डेटाबेसेस इसी तरह शो टेबल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शो टेबल्स यानी टेबल्स दिखाओ। किसके दिखाओ? जिसको यूज किया हुआ है। जिसको यूज किया हुआ है। यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ देख सकते हो टेबल्स इन एपटेक कितने हैं? एक ही स्टूडेंट्स नाम का टेबल बना हुआ है। बात समझ आ रही? कौन सा नाम का टेबल बना हुआ है? स्टूडेंट्स नाम का। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो उससे हमें गर्ज नहीं है, वो हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से MariaDB में लॉग इन कर सकते हैं। उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है रूट, और पासवर्ड होता है कुछ भी नहीं। लॉग इन करने के बाद हमें एक डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं, उसके अंदर कॉलम्स क्रिएट करने हैं, फिर हम डेटा पुट कर रहे होंगे। ठीक है। अब हमने लॉग इन कर लिया सर, डेटाबेस बनाना सीख लिया, बड़ा ही आसान है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम आ गया। ठीक है। उसके बाद सर हमने डेटाबेस को यूज करना सीखा कि सर हम एक डेटाबेस को एक्टिव कैसे कर सकते हैं, ताकि मैं MariaDB को बता सकूं कि मैं जो टेबल बनाने जाऊंगा अब वो किस डेटाबेस में बनाऊंगा। तो हमें उसके लिए यूज की जरूरत है ना? सबको समझ आ गया? और अगर किसी डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल बने हुए हैं ये जानने के लिए शो टेबल्स। ठीक है। तो आसान है, इंग्लिश ही है सर अभी तक तो।